हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अभी छोड़ा था। चैप्टर का नाम आपका है द टेरिबल्स, द कूज एंड द गोल्डन विज़न ऑफ अ गोल्डन एज। इसमें स्टूडेंट्स हमने अभी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि किस तरह से जो टेरिबल्स जनजाति जो कबीले थे वो किस तरह से सरवाइव करते थे, किस तरह से वो हम ये जो कहें कि झूम कल्टीवेट करते थे और किस तरह से वो अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे और किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो ब्रिटिश रूल से और जो उनके जो फॉरेस्ट लॉ थे उनसे काफ़ी हद तक इफ़ेक्टेड रही थी। अब आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम विथ ट्रेड, कि व्यापार के साथ क्या समस्या जो है सामने आई। ड्यूरिंग द 19th century, terrible groups found that trade and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. It took terrible groups sometimes to understand the consequences of what was happening. यानी 19वीं शताब्दी के बीच में जो जनजातीय ग्रुप थे उनके सामने आए ट्रेडर्स, व्यापारी और जो मनी लैंडर्स थे, ज़मींदार थे, वो लोग आए। और ये किस तरह से आए इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों की तरफ से। जैसे कि इन्होंने इनको ऑफ़र किया वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इन लोगों को जंगलों का जो उत्पाद होता था वो चाहिए होता था और उसके लिए वो जो कैश लोन है वो प्रोवाइड करवा रहे थे। और इन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि ये इन लोगों को मजदूरी भी देंगे। लेकिन जो टेरिबल ग्रुप्स थे उन लोगों को ये समझने में थोड़ा टाइम लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है। लेट्स कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। जो सिल्क के उत्पादक हैं उनके अगर हम केस यहाँ पे डिस्कस करें तो इन द 18th century, 18वीं शताब्दी में इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट्स। तो यूरोप के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे भारतीय सिल्क की काफ़ी मांग थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड, क्योंकि भारतीय जो सिल्क था उसकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उच्च स्तर की थी। एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली, और ये भारत से जल्दी से जो है हम ये कहें कि एक्सपोर्ट हो जाता था। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे जैसे मार्केट का विस्तार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया कि जो सिल्क का प्रोडक्शन है उसको इन्होंने बढ़ाने की पूरी कोशिश की, जिससे कि जो मार्केट में जो मांग उत्पन्न हो रही है उस मांग की पूर्ति की जा सके। हजारीबाग इन द प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड ककून्स। कि हम ये कहें कि हजारीबाग में जो झारखंड में जो है वहाँ पे जो एक एरिया है संथाल रियर्ड कैकून्स, जो वहाँ पे कैकून्स जो है उनका उनको पाला जाता है। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द टेरिबल पीपल एंड कलेक्टेड द कैकून्स। और ये लोग यहाँ से जो टेरिबल पीपल्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं और उनसे ये कैकून खरीदते हैं। द ग्रोवर्स वर पेड Rs 3 to 4 फॉर 1000 कैकून्स, कि 1000 कैकून्स के लिए उनको 3 से 4 रुपये जो है वो दिया जाता है। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू द वर्धन और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। और उनको जो है हम कहें कि वर्धन, बुर्धवन और गया जो एरिया है वहाँ पे इनको बेचा जाता है और वहाँ पे कम से कम 5 गुनी कीमत जो है वो इससे ज़्यादा वसूली जाती है। सो द मिडल मैन, सो द कार्ल, बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क ग्रोअर। तो हम कह सकते हैं कि जो मिडल मैन है, जो बिचौलिए हैं, वो काफ़ी पैसा इसमें कमा रहे थे। एक्सपोर्टर्स और जो ग्रोवर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं सिल्क के, उनके बीच में, एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट। और वो लोग बहुत बड़ा फ़ायदा जो है, मुनाफा जो है वो इस चीज़ से कमा रहे थे। द सिल्क ग्रोअर्स एंड वेरी लिटिल, और जो उनकी उत्पादक कर रहे थे उनको बहुत ही कम पैसा जो है इस चीज़ से मिल रहा था। Understandably, many terrible groups saw the market and the traders as their main enemies. तो जो टेरिबल हम ये कहें कि जो ग्रुप्स थे, जो जनजातीय ग्रुप्स थे, उनको ये बात समझ में आई कि हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो कौन है, ये जो मार्केट है और जो ये ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, ये लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। देन इन सर्च फॉर द सर्च ऑफ फॉर वर्क, काम की तलाश में, द फ्लाइट ऑफ द टेरिबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क एज इवन वर्स।
कि जो भी जनजातीय लोग थे जितना दूर वो जाते थे अपने घरों से काम की तलाश में, तो वो उनके लिए और भी नुकसानदायी था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। जो चाय का प्लांटेशन है, उगाना है, वो शुरू हो गया था। एंड माइनिंग केम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, और माइनिंग जो है, खदानों में काम करना जो है, वो भी एक महत्वपूर्ण उद्योग हो गया था। टेरिबल्स वर रिक्रूटेड इन अ लार्ज नंबर टू वर्क इन द टू द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम। और ये जो जनजातीय लोग थे, इनको आसाम में जो टी प्लांटेशन था वहाँ पे काम करने के लिए इनको रखा गया, रिक्रूट किया गया। एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, और झारखंड की जो कोल माइंस से कोयले की खदान थी, वहाँ पर भी इन लोगों को काम पे मजदूरी पे रखा गया। देयर वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, और इनको जो रखा गया काम पे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू रखा गया। हु पेड दैम मिजरेबली लो वेजेस, जो कि इनको बहुत ही दयनीय और कम पैसा जो मजदूरी है वो देते थे। एंड प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और इनको जो है घर जाने के लिए भी मना करते थे। अ क्लोजर लुक अगर हम देखें तो थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी को अगर हम देखते हैं, तो टेरिबल ग्रुप्स जो हैं देश के अलग अलग भागों के, रिबल अगेंस्ट द चेंजेस इन द लॉ। उन्होंने आंदोलन किया, विद्रोह किया उन सभी कानूनों का जो उनको ठीक नहीं लगे अपने अकॉर्डिंग। द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो जो कानून थे वो उनको अपना काम नहीं करने दे रहे थे, और नए नए टैक्सेस जो है वो उनको पे करने पड़ रहे थे। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स, और जो साहूकार थे और व्यापारी थे, उनके द्वारा लगातार इन लोगों का शोषण भी किया जा रहा था। द कोल्स रिबल्ड इन 1831 to 32। कोल जनजातीय जो है, उन्होंने आंदोलन 1831-32 में किया। संथाल का जो रिवॉल्ट है वो 1855 में सामने आया। द बस्तर रिबिलियन जो है मध्य भारत के अंदर जो है, ये 1910 में हुआ। एंड द वर्ली रिवॉल्ट जो है महाराष्ट्र में, ये 1940 में सामने आया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समय समय पर ये जो जनजातियाँ हैं, इन्होंने इन नियमों का, इन कानूनों का जो है विद्रोह किया है जो इनके अगेंस्ट थे। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच मूवमेंट, और बिरसा जो एक आंदोलन चला रहा था वो भी इसी तरह का एक आंदोलन था। अब हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 1870s, 1870 के मध्य में उसका जन्म हुआ। द सन ऑफ अ पुअर फादर, गरीब पिता का बेटा था। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बुहांडा, बुहांडा के जंगलों में ही रहता था। अपनी जो शीप्स हैं उनको चराता था। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाता था। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ास, और लोकल अखाड़ास जो थे वहाँ पे वो डांस भी करता था। वो फोर्स बाय पॉवर्टी, गरीबी ने जैसे उसे फोर्स किया। हिज फादर हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, और उसके फादर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम ढूंढ लेके जा रहे थे। एज एन एडोलसेंट बिरसा हियर टेल्स ऑफ द मुंडाज अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सादा सिरदार्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग टू द पीपल टू रिवॉल्ट। और उस समय जो हम ये कहें कि बिरसा जो है, उसने इस तरह की जो कहानियाँ थी, जिससे कि मुंडा जनजातीय लोगों ने किस तरह से, जो सरदार्स थे, जो कम्युनिटी थी, उनकी जो जनजाति कम्युनिटी थी, बिरसा की मुंडा जो जनजाति थी, उन्होंने किस तरह से जो है इस कम्युनिटी को रिवॉल्ट में कन्वर्ट किया, किस तरह से लोगों ने उनका विद्रोह किया। दे टॉक टू ऑफ अ गोल्डन एज, वो एक स्वर्णिम समय का इंतज़ार कर रहे थे। व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द दिकूज, कि कब जो ये दिकूज हैं, जो ये भारी शक्तियाँ हैं, इनसे मुंडा जाति जो है वो फ्री होगी। एंड सैड, और ये भी कहते थे दैट देयर वुड बी अ टाइम, कि एक समय आएगा व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, कि जो हमारे पैतृक जो अधिकार हैं वो हमें वास्तविक रूप से मिलेंगे। दे सॉ देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन्स फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लारियाई, रिमाइंडिंग पीपल्स ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम्स, की लोग जो है वो अपने अधिकारों के लिए लगातार फाइट कर रहे थे। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा जो है वहाँ की जो लोकल मिशनरी स्कूल थी स्थानीय, वहाँ पे जाता था। एंड लिसन टू द सिरमॉन्स ऑफ द मिशनरीज़, और वो वहाँ पे जो सिरमॉन्स थे मिशनरीज़ के, उनके बारे में भी सुनता था। देयर टू ही हियर्ड is sad that it was possible for the mundas to attain the kingdom of heaven, कि ये सिर्फ मुंडा जाति के लोगों के लिए ही संभव है कि वो स्वर्ग का जो है किंगडम, राज्य, वो वापस स्थापित करेंगे। एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स, और अपने खोए हुए अधिकारों को वापस गहन करेंगे। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस, लेकिन ये सब कब संभव था, अगर वो एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाते हैं। एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट
preachers. He was the sacred thread and the began to the value of importance of the purity and pity. कि किस तरह से इन लोगों को फोर्स किया गया कि वो जो है अपने धर्म को छोड़कर जो है क्रिश्चियनिटी को अपना लें और उसके बाद में जो उनके राइट्स हैं वो उनको दे दी जाएंगे. बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स. कि जैसे जैसे बिरसा जो है वो बड़ा हो रहा था तो वो काफ़ी प्रभावित हो रहा था इस तरह के जो आइडियाज़ थे उनसे. हिज मूवमेंट वॉज एम्ड, और उसका जो आंदोलन था उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एट रिफॉर्मिंग ट्रेडिबल सोसाइटी, कि जो जनजातीय समाज है उसकी पुनर्स्थापना की जाए. ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वियर्स. उसने कहा कि मुंडा जनजाति जो है उनको जो शराब है उसे पीना छोड़ देना चाहिए. क्लीन देयर विलेज, अपने गाँव को साफ रखना चाहिए. तो स्टॉप बिलीविंग इन द विच क्राफ्ट एंड सिक्योरिटी, जो हम भूत प्रेत और इन सब चीज़ों में जो विश्वास करते हैं हमें नहीं करना चाहिए. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स. और लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि मुंडा बिरसा जो है वो बिल्कुल इन मिशनरीज़ के अगेंस्ट हो गया था, जो हिंदू लैंड साहूकार थे और जो मिशनरीज़ थे उनके अगेंस्ट. ही सॉ दम एज द आउटसाइड फोर्सेस, वो इनको जो है बाहरी शक्तियों के रूप में देखते थे. दैट वर रनिंग इन द मुंडा वे ऑफ लाइफ, जो कि मुंडा के जीवन की तरह ही रनिंग करते थे. इन 1895 बिरसा आर्ज्ड हिज फॉलोवर टू रिसीव देयर ग्लोरियस पास्ट. 1895 में बिरसा ने जो उसके अनुयायी थे उनसे कहा टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि वो अपने जो ग्लोरियस पास्ट है उसको याद करें. ही टॉक ऑफ द गोल्डन एज और इन द पास्ट, कि भूतकाल में हमारा जो स्वर्णिम समय था वो किस तरह का था. आज सतयुग, उसे उन्होंने जो है सतयुग कहा, द एज ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई का जो समय काल था उसे. व्हेन मुंडास लीव टू गुड लाइफ, जब मुंडा जनजाति जो है वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे. कंस्ट्रक्टेड एम्ब्रेंगमेंट्स हैं, ट्रैप नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, प्लांटेड ट्रीज़ हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, प्रैक्टिस कल्टिवेशन टू देयर and to their living. They did not killing their patron and the relatives. वो अपने भाई बंधुओं को नहीं मारते थे. या हम कहें कि उस समय जो उनका जीवन था वो काफ़ी नेचुरल था और वो काफ़ी सरल जीवन था. दे लीव्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी से जीते थे. बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन, बिरसा यह चाहता था कि एक बार फिर उसके जो लोग हैं वर्क ऑन देयर लैंड, खुद के ज़मीन पे काम करें, सेटल डाउन, वो एक जगह सेटल हो जाएं. एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, वो अपने खेतों पर खेती करें. वोट फॉर इट ब्रिटिश ऑफिशल्स मस्ट मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट. और लेकिन इस चीज़ से जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो काफ़ी चिंतित थे कि बिरसा का जो ये आंदोलन है कहीं ये राजनीतिक एम ना ले लें. फॉर इट वॉन्ट टू ड्राइव आउट द मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड्स. और उन्होंने जो है मुंडा राज जो है बिरसा हेड जो है उसको हेड बनाया गया मुंडा राज का, और गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे सेट कर दिया. द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिस्ट्री द मुंडाज वर सफरिंग. और ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम देखें तो किस तरह से मुंडा जाति के जो लोग हैं उन्होंने सफरिंग्स की परेशानियों का सामना किया. द लैंड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग, जो लैंड पॉलिसी, जो ज़मीन को लेकर जो पॉलिसीज़, जो नीतियाँ ब्रिटिशर्स ने बनाई थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम जो है उसको लागू किया गया. हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड द मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, और जो लैंड लॉर्ड्स थे, हिंदू लैंड लॉर्ड्स और जो मनी लैंडर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ले ली. एंड मिशनरीज़ वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरीज़ थे उन्होंने मुंडा जाति के जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसका उन्होंने आलोचना की. एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट, लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट आंदोलन आगे बढ़ता गया ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन लेना चाहिए. दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, और बिरसा को जो है उन्होंने 1895 में अरेस्ट कर लिया. कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रियोटिंग एंड जेल हिम टू फॉर 2 years, और उसको जो है उस पर इस तरह के चार्जेस लगाए और उसको जो है 2 साल के लिए जेल में भेज दिया. व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897, और 1897 में जब बिरसा आज़ाद हुआ, ही बिगेन टॉर्चरिंग द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट. वो फिर से गाँव में गया और सपोर्ट जो है लोगों का सहयोग जो है वो हासिल करने की कोशिश करी. ही यूज़ ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेजेस टू राउज पीपल. उसने जो अपने ऐतिहासिक या हम कहें कि जो ट्रेडिशनल सिम्बल्स थे, भाषा थी, उसका इस्तेमाल किया लोगों को जागरूक करने के लिए. अर्जिंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावणा, दिकोज एंड द यूरोपियंस. और उसने कहा कि किस तरह से हमें जो ये रावण हैं, जो ये बाहरी शक्तियाँ हैं, इनको हमें ख़त्म करना है. एंड स्टैब्लिश द किंगडम, और एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है अंडर हिज लीडरशिप, जो कि अपने लीडरशिप के अंदर, अपने नेतृत्व के अंदर उस राज्य को हम रखेंगे. बिरसास फॉलोवर्स बिगेन टारगेटिंग
द सिम्बल्स ऑफ दिकू एंड यूरोपियन पावर। और उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फिर से उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। दे अटैक पुलिस स्टेशंस, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर भी अटैक किया, एंड चर्चेज हैं, एंड द रेड द प्रॉपर्टी ऑफ द मनी लैंडर्स एंड ज़मींदार। और जो ज़मींदार और मनी लैंडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पर उन्होंने रेड मारना शुरू कर दिया। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ द बिरसा राज। और उन्होंने एक सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का जो है अपना सिंबल उसको बनाया, अपना प्रतीक उसको बनाया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड इन द मूवमेंट फेडेड आउट। और 19वीं शताब्दी के अंदर बिरसा जो है उसकी कोलेरा से मृत्यु हो जाती है और उनका जो ये आंदोलन था ये खत्म हो जाता है। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन द लास्ट टू वेज। First, it forced the colonial government to introduce law so that the land of the terrible could not be easily taken over by the Dikus. अगर ये आंदोलन नहीं होता, अगर कर्नल गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों से, जो दिकुस थे, भारी शक्तियाँ थी, इनसे जो है इनका प्रॉपर्टी इनको छीनने नहीं देती। और हम ये कहें कि सेकंड, इट शो वंस अगेन दैट द टेरिबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेन इनजस्टिस। कि ये जो पीपल्स थे, जनजातीय लोग थे, इनके पास में इतनी कैपेसिटी होती कि ये अन्याय के खिलाफ लड़ सकें, एक्सप्रेस देयर एंगर, अपना गुस्सा जाहिर कर सकें कर्नल रूल के। दे डिड दिस इन देयर ऑन स्पेसिफिक वे। इन्होंने अपने तरीके से इसको किया, इन्वेंटिंग देयर ऑन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ स्ट्रगल। और इन्होंने खुद अपने रिचुअल्स बनाए और स्ट्रगल जो है, हम कहें कि संघर्ष के कुछ ऐसे चिन्ह बनाए जो इन्होंने खुद से अपने लिए स्थापित किए। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी understand the explanation of this chapter that has to be named Terribles, Dikus and the Vision of a Golden Age. Now, thank you for watching.